दोस्तों, जब भी हम जापान के बारे में बात करते हैं तो एक चीज सबसे पहले दिमाग में आती है, वो है वहाँ के हाई टेक्नोलॉजी, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, ग्रेविटी। जी हाँ, ये भी अपने आप में चर्चा का विषय है। यहाँ के सेकंड वर्ल्ड वॉर में पूरी तरह से बर्बाद हुए जापान ने टेक्नोलॉजी के बल पर कैसे इतनी जल्दी ग्रो कर लिया। तो आज की हमारी इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे, जापान को और बेहतर तरीके से समझने के लिए। इसलिए बने रहे वीडियो के अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, आप भी सब लोग जानते हैं अच्छे से कि ग्रेविटी के मामले में जापानी उनका कोई भी मुकाबला नहीं है, और इसी वजह से जापान के पास ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजीज है शायद ऐसे दुनिया के और देशों के पास है। जापान को दुनिया की सबसे डेवलप कंट्रीज में से एक माना जाता है, और बहुत कम ऐसे देश है जो जापान को टेक्नोलॉजी के फील्ड में टक्कर दे सकते हैं। कहते हैं कि प्रकृति के आगे सभी ह्यूमन टेक्नोलॉजीज ढेर हो जाती है। जापान ऐसा एक देश है जहाँ साल में औसतन करीब 1500 भूकंप आते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के घर इस तरह की टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं जिससे इन पर भूकंप का कोई असर ही नहीं होता। जापान दुनिया का ऐसा एक लौता देश है जिस पर न्यूक्लियर बॉम्ब का हमला हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं कि अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। फिर भी जापान ने इतने कम सालों में टेक्नोलॉजी को इतना डेवलप किया जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि वैसे तो जापान हमारे भारत देश से छोटा है, जो कि लगभग 3,78,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और देखने में इस देश की पॉपुलेशन भी कुछ खास नहीं है। और इसकी टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो यह करीब 12 करोड़ 50 लाख के आसपास है। लेकिन इतनी कम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी जापान के लोग एक एडवांस लाइफ जीते हैं। जापान के लोगों का रहन सहन का तरीका काफी अलग है। हमारे बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2 साल पहले सारी दुनिया कोरोना वायरस के चलते अपने अपने घरों में रहने पर मजबूर थी, तो ही जापान में कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल थी, और इसी वजह से जापान कोरोना इफेक्ट के देशों में सबसे निचले स्थान पर था। इन सब चीजों से पहले एक बार जापान के इतिहास के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, कहते हैं कि 19वीं सदी के अंत में जापान की शक्ति और बढ़ने लगी। पहले चीन फिर रूस को हराने के बाद जापान ने ताइवान, कोरिया और रूस के सकल पेनिनसुला पर कब्जा कर लिया था। 20वीं सदी में जापान का वेस्टर्नाइजेशन हुआ और उसने तेजी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट की राह पकड़ी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जापान ने एलाइज की तरफ से भाग लिया था। युद्ध के बाद इंस्टेबिलिटी का दौर भी आया, लेकिन जापान की ताकत फिर भी कम नहीं हुई, बल्कि उसने अपनी पॉलिसी को एक्सपांड करना शुरू कर दिया। सेकंड वर्ल्ड वॉर में जापान जर्मनी और इटली के साथ था। इस युद्ध से पहले ही जापान का चीन से युद्ध शुरू हो गया था। पर्ल हैम्बर पर जापान के हमले ने अमेरिका को भी सेकंड वर्ल्ड वॉर में खींच लिया था। उसके बाद जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जापान में नए कॉन्स्टिट्यूशन और नई डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। अप्रैल 1942 में टोक्यो पर हुए टू लिटल्स रेड से लेकर अगस्त के 1945 में 2 आइटम गिराए जाने पर लगभग 4 साल अमेरिकी बमबारी ने जापान की पावर को बहुत हद तक खत्म कर दिया था। सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जापानी इकोनॉमी लड़खड़ाई थी। सैंपल के लिए बताए तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के एंड तक जापानीज कॉटन इंडस्ट्री अपने घुटने पर आ गई थी। जापान का टील प्रोडक्शन लगभग 93% खत्म ही हो गया था। वॉर से पहले हालात की तुलना में देश की जीडीपी 1946 में आधे से भी कम हो रही थी, और हाइपर इन्फ्लेशन के कारण देश भुखमरी के कगार पर था। लोगों की लिविंग कंडीशन बहुत खराब हो चुकी थी और खाने की चीजें भी बहुत महंगी हो चुकी थी। इसकी वजह से बच्चों में बीमारियां फैलने लगी थी, और यही से शुरुआत होती है दोस्तों जापान के रिवाइवर की, जिसमें उसने पूरी दुनिया को बता दिया कि कैसे बड़ी बड़ी चुनौतियों को पार किया जा सकता है। लेकिन अगर हमें जापान के डेवलपमेंट के फेस को समझना है तो उसमें कई ऐसे फैक्टर्स है जिसके ऊपर रोशनी डालना बहुत जरूरी है। बता दें कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सफलता का क्रेडिट कई फैक्टर्स को जाता है। कल्चर ऑफ वर्क हार्ड एंड इनोवेशन और गवर्नमेंट का टेक्नोलॉजी के लिए मजबूत समर्थन। पहला फैक्टर है वहाँ का एजुकेशन सिस्टम। 1947 में जापान ने एजुकेशन की रिफॉर्म की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया और बेसिक राइट टू एजुकेशन का कानून बनाया। ये कानून देश के हर आदमी को एजुकेशन का बेसिक राइट देता है। इसमें कहा गया था, शिक्षा का मतलब है पूरे समाज को एक बेहतर कोड बनाया जाए जहाँ लोगों के इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत हाई हो जाए और टीचर को समाज में एक बेहतर दर्जे से देखा जाए। बता दें कि इसी काम के तहत हर सिटीजन को 6 से 9 साल तक पूरी तरह से मुफ्त शिक्षा देने का सिस्टम बनाया था। इस फॉर्मूला को 6-3-3-4 के नाम से जाना जाता है, यानी कि 6 साल प्राइमरी एजुकेशन, 3 साल जूनियर सेकेंडरी एजुकेशन, 3 साल सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन और आखिर के 4 साल सीनियर अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन। कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज ने भी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स पर ज्यादा फोकस किया ताकि टेक्नोक्रेट्स का एक ऐसा पौधा तैयार किया जा सके जो आगे चलकर देश की तरक्की में अपना
अपना साथ दे। अगला दूसरा बड़ा रीजन है लोकल प्रोटेक्शन। इंडस्ट्रीज को फलने फूलने के लिए एक टेबल इन्वायरमेंट तैयार किया। कहते हैं दोस्तों कि वहाँ की सरकार की कंपनियों पर मजबूत पकड़ थी और उन्हें नए प्रोजेक्ट पर काम करने में सहायता करती, जैसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना और इकोनॉमिक सहायता प्रोवाइड करना। कहते हैं कि मैनुअली इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर ज्यादा ध्यान दिया गया, वो भी उनके बेस लेवल पर। उनकी इंजीनियरिंग से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तैयार करने तक हर फेज बेस्ट बनाने की कोशिश की गई। इसमें कंप्यूटर और सेमीकंडक्टर्स को डेवलप करना इस इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन का एक मेन हिस्सा था। इसके बाद आगे भी बढ़ते हुए एक और बड़े कारण की बात करें तो आपको पता चलेगा कि 1960 में यूनाइटेड स्टेट के साथ डिफेंस ट्रीटी साइन करने के बाद जापानी सेना को ऑफिशियली डिसमेंटल कर दिया था। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी कि जो अमेरिका ने जापान को कब्जे से छोड़ा तो उन्होंने जापान से कहा कि तुम अपनी खुद की आर्मी नहीं बना सकते। कहने को तो ये ट्रीटी जापान के अगेंस्ट थी, लेकिन दूसरी तरफ इसका जापान को अच्छा खासा फायदा ये भी हुआ था कि अब उसके अपनी आर्मी पर लगने वाला खर्चा सीधा सीधा बच रहा था, जो वो अपनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के ऊपर लगा सकता था। इस डिफेंस पैक्ट ने अमेरिकी मार्केट में जापानी सामानों के लिए एक बेस बनाने का काम किया। यही दूसरी तरफ अमेरिका से आने वाले इन्वेस्टमेंट के साथ जापान को उसकी तरक्की में और नए रास्ते मिले। अब जापानी कंपनियां भी इन्वेस्टमेंट के साथ आगे आई। इससे बढ़िया तरीके से प्रोडक्शन यूनिट सेटअप की गई। इस तरह के सेटअप ने जापान को एक हाईली एडवांटेज पोजीशन में लाने में मदद की। इसका फायदा ये हुआ कि अब अमेरिकी कंज्यूमर भी इन जापानी कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक्स में दिलचस्पी दिखाने लगे। कहते हैं कि पहले जापानीज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को चाइनीज प्रोडक्ट की तरह ही समझा जाता, क्योंकि वो काफी अनरिलायबल और चिप हुआ करते थे। लेकिन उन्होंने अपने इन्वेंशन और गैजेट्स में लगातार सुधार के साथ वापसी की। एग्जाम्पल के लिए बताए कि उन्होंने अपनी कुछ बेहतरीन फैक्स मशीन अमेरिकन मार्केट में निकाली जो काफी कम्पैक्ट और तेज थी। वही दूसरी तरफ पैनासोनिक, सोनी और नैंटो जैसी जापानीज इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड बहुत जल्दी एक घरेलू नाम बन गए, क्योंकि उन्होंने हाई क्वालिटी और रिलायबल प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन शुरू कर दिया था। अमेरिकी बाजार में इन जापानीज प्रोडक्ट्स की एक्सपेंस ने मैक्रो और माइक्रो इन दोनों ही लेवल पर जापानी इकोनॉमी को अच्छा खासा बूस्ट दिया। जी हाँ, वही आपको बता दे कि इन सब चीजों के बीच अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी जापानियों को अपने रिसोर्स प्रोवाइड करना शुरू कर दिया और जापानी कंपनियों ने भी इसका खूब फायदा उठाया, जिससे उन्होंने अमेरिकन मार्केट में मजबूत पकड़ बनाने में मिली। आसान भाषा में कहे तो अमेरिका सरकार ने कुछ ऐसी पॉलिसी को लागू किया जिससे इन जापानी कंपनियों का रास्ता खुल गया। तो इस बात को कतई ठुकराया नहीं जा सकता कि जापान के यहाँ तक पहुँचने में अमेरिका का भी उतना ही हाथ रहा है। इसी के साथ अगर देखा जाए जापान करंट टेक्नोलॉजी सक्सेस का बहुत बड़ा काम रोबोटिक्स में बेहतरीन सफलता भी है। फिलहाल जापान के पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगभग 3 लाख रोबोट्स काम कर रहे हैं, जो दुनिया के किसी भी दूसरे देश से ज्यादा है। इतना ही नहीं, अब जापान रोबोटिक सर्जरी शुरू करने की योजना की ओर भी बढ़ रहा है, जहाँ जो मेडिकल सेक्टर में एक नया रेगुलेशन लाएगा। इसकी दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टेशन में भी जापान आज दुनिया के सबसे ऊंचे देशों में शुमार है। जापान की शिनोक्शन बुलेट ट्रेन को तो कौन नहीं जानता हो। 1964 से चल रही ये ट्रेन आज भी दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्रेनों में आती है। आज भी ये बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। दोस्तों, यही वो चीजें हैं जिनके चलते आज हम जापान को दुनिया के सबसे ज्यादा टेक्निकली डेवलप देशों में गिनते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे साथ जुड़े रहे।